अब ये है कि एंजाइम एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, एंजाइम एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं भैया। एक तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर सबस्ट्रेट ही कम होगा तो भैया एंजाइम क्या ही कर लेगा, अगर सबस्ट्रेट ज्यादा होगा तो आराम से खुल के खिलेगा, इस टाइप की चीजें। एक प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ज्यादा बन गया तो ऐसा हो सकता है कि फीडबैक वगैरह आ जाए और फिर दिक्कत हो, ठीक है, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भी हमारे लिए मैटर करेगी। एक खुद एंजाइम की कंसंट्रेशन, अगर एंजाइम कम है तो ज्यादा टाइम लेगा पूरी रिएक्शन करवाने का, अगर ज्यादा है तो जल्दी करवा देगा। फिर हमारा पीएच, पीएच और टेम्परेचर का एक ही चीज होती है भैया, ऐसा ऐसा ग्राफ बनता है कि जो हमारा एक जोन होगी उसी में अपना एंजाइम काम कर पाता है, हर जगह काम नहीं कर पाता। और लास्ट वाला पॉइंट है अपना मेटल आयंस वगैरह, जब हमने अभी एपो एंजाइम प्लस अपना ये पूरा ये पढ़ा था कोफैक्टर वाला कंजुगेट बनता है, अगर वहां पे वो चीजें नहीं होगी तो एंजाइम तब भी काम नहीं कर पाएगा। अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं राइबो एंजाइम, वहां पे मोस्टली जो राइबो एंजाइम्स होते हैं उनमें ना Mg2 पॉजिटिव चाहिए होता है, अगर वो नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाते, ज्यादातर उसमें चाहिए होता है। तो हमें क्या है कि भैया मेटल आयंस वगैरह भी, इतने ही पॉइंट है, मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा आपको नहीं सोचना। वैसे इसके ऊपर चाहिए 10 रिसर्च पेपर पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है, इतना अगर आपके अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो रही है काफी है। और एंजाइम कंसंट्रेशन के हिसाब से क्या वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट के साथ में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा सबस्ट्रेट ज्यादा स्पीड से हो पाएगी वेलोसिटी, प्रोडक्ट इनहिबिट कर देता है, वो हमें ध्यान रखना। और ये ग्राफ वगैरह और पीएच का और टेम्परेचर का ग्राफ सेम है, और मेटल जो आयंस वगैरह एज एक्टिवेटर काम करते हैं, ये चीज मैंने अभी अभी आपको बताई। अब नॉर्मल सी चीज है भैया, एक चीज होता है रेगुलेटरी, मतलब रेगुलेटरी एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो ना, मतलब क्या होगा, जो एंजाइम वगैरह भी है ना उसकी भी स्पीड को कम ज्यादा कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपके मतलब एक होता है ना कि कोच आ रखा हो आपका ग्राउंड पे, तो आप ज्यादा करने की सोचते हो, ज्यादा जल्दी से करोगे। अगर कोच नहीं है, आपका कोई यार दोस्त हो गया, तो क्या हो गया कि चलो ठीक है आज थोड़ा सा वो कर लेते हैं कि रेस्ट कर लेते हैं, कुछ इस टाइप का। अगर आपका रेगुलेटर है तो जल्दी काम करोगे, ज्यादा अच्छा काम करोगे। इस रेगुलेटर भी दो टाइप के होते हैं, रेगुलेटर का कहने की बात ये है कि जो आपको इन्फ्लुएंस कर दे, इस टाइप की चीजें दो तरीके से होती है। एक तो नॉन कोवैलेंट मॉडिफिकेशन, इसको बोलते हैं एलोस्टैटिक एंजाइम, और दूसरा है हमारा कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। कितने टाइप के भैया? दो है, एक तो एलोस्टेरिक, दूसरा है कोवैलेंट मॉडिफिकेशन से रेगुलेशन। अब हम पहले पढ़ेंगे एलोस्टेरिक का क्या लफड़ा भैया। एलोस्टेरिक का सिंपल सा मतलब हमारा होता है एलो मतलब अदर, स्टेरिक मतलब प्लेस या साइड। अब इस पे क्या होगा, मॉड्यूलेटर आएगा एक, या इसको इफेक्टर भी बोल देते हैं, वो आएगा और एंजाइम पे अटैच होगा, और वो बोलेगा या तो उसकी स्पीड बढ़वा देगा या घटा देगा, वो उसकी मर्जी, मतलब जिस टाइप का वो है, या तो स्टिमुलेट कर देगा इनहिबिट कर देगा। कई बार क्या होता है कि कई बार जो इन अपना मॉड्यूलेटर है वो सबस्ट्रेट जैसा होता है, तो उसको हम बोल देते हैं होमोट्रोपिक। और कई बार मतलब कुछ टाइम ऐसा होता है कि अपना सबस्ट्रेट जैसा नहीं होता, उसको हम बोल देते हैं हेटेरोट्रोपिक। सबस्ट्रेट जैसा सेम हो तो होमो, अगर सबस्ट्रेट जैसा ना हो तो हेट्रो। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बने रखे हैं, इसके ऊपर भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रखे हैं। अब क्या होगा, एलोस्टेरिक है थोड़ा ओलिगोमेरिक है, ओलिगोमेरिक कई टाइप की सब यूनिट है उसकी, कई उसमें क्या होता है फंक्शन साइट होगी, एक तो सबस्ट्रेट के लिए और एक है मॉड्यूलेटर के लिए। अगर सबस्ट्रेट के लिए है तो सबस्ट्रेट के लिए भैया, मॉड्यूलेटर के लिए तो मॉड्यूलेटर के लिए है। एलोस्टेरिक एंजाइम की चीज आ गई। अब क्या होगा कि मॉड्यूलेटर क्या होगा कि मॉड्यूलेटर अपनी सबस्ट्रेट अपनी साइड पे लगा, मॉड्यूलेटर अपनी साइड पे लगा। अब मॉड्यूलेटर क्या करेगा, अपनी साइड पे लगने के बाद कुछ कंफर्मेशन चेंज करवा देगा, जिसकी वजह से या तो अगर वो बढ़वा देगा वो स्पीड या घटा देगा। अब मॉड्यूलेटर किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो इनहिबिटरी नेचर का है तो स्पीड कम करवा देगा, अगर उसका स्टिमुलेटिंग टाइप का नेचर है, स्टिमुलेटर है मॉड्यूलेटर, तो अपना वो बढ़वा देगा। अब इसमें माइंड करना है कि किस चीज की एंजाइम की स्पीड वगैरह बढ़वा देगा, ठीक है भाई।
एंजाइम किस स्पीड से काम कर रहा था उसको घटा बढ़ा देगा। वो मॉड्यूलेटर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो बढ़वा देगा, नेगेटिव है तो घटा देगा। कैसे? कंफर्मेशन चेंज वगैरह से करता है। ठीक, अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि भैया एंजाइम अपनी रिएक्शन करने लग रहा है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, उसकी और ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ा दे वो भी है मॉड्यूलेटर, और वो है कि उसको घटा दे वो भी। ऐसा नहीं है कि मैं होने ही नहीं दूंगा। जो हमने एंजाइम इनहिबिशन देखी थी ना, वो अलग चीज थी। उसमें क्या है कि एंजाइम का बिल्कुल ऐसा होगा कि भाई नहीं करने दूंगा, मारूंगा थप्पड़ अगर तूने काम किया तो। यहाँ पे ये है कि थोड़ा बहला फुसला लिया, थोड़ी सी उस टाइप से, उस बहला फुसला के ज्यादा काम भी करवा लिया और कम काम भी करवा दिया। ठीक, ये अभी जो अपने एलोस्टेरिक एंजाइम है ना, ये इसमें एक चीज है कि ये ना जो अपनी एमएम काइनेटिक्स है उनको फॉलो नहीं करते भाई, उनको फॉलो नहीं करते। ये अपनी मर्जी से चलते, और उनकी जैसे हमारी जो ये कर्व होती थी ना, जो एमएम इक्वेशन में जो कर्व होती थी इस टाइप की, ये हाइपरबोलिक कर्व थी। हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, वही आप बेसिक पढ़ा। बट इसमें क्या है, इसमें हाइपरबोलिक नहीं है, इसमें ना थोड़ी सी अगर आप देखोगे ना, थोड़ी सी ये मान लो इस टाइप की है, बिल्कुल स्ट्रेट लीनियर भी नहीं है एकदम, थोड़ी सी मतलब सिग्मोडियल टाइप की बोलते हैं, उस टाइप की है थोड़ी सी ऐसा। ठीक है भाई, अब इस चीज में ये ग्राफ है भाई, ये सिग्मोडियल कर्व है, लगभग पैरेलल जैसी मान लो, मतलब लीनियर जैसी, बट थोड़ा सा बेंडिंग होगी। अब क्या है कि देखो ये नॉर्मल अपना जा रही थी, अगर पॉजिटिव है तो इसकी स्पीड बढ़वा देगा, नेगेटिव है तो इसको घटा देगा, बस इतना याद रखना है। पॉजिटिव है मतलब स्टिमुलेटर है तो बढ़वा देगा, इनहिबिटर है तो घटवा देगा। मॉड्यूलेटर काम क्या करता है भैया, थोड़ा सा इसका माइंड डाइवर्ट करता है एंजाइम का। एक एंजाइम अपनी एक्टिविटी पे लगा हुआ था, मॉड्यूलेटर आया, डाइवर्ट कर दिया। अब डाइवर्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में भी कर सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी कर सकता है, वो मॉड्यूलेटर के टाइप के ऊपर। दूसरा हमारा रेगुलेशन बाय रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। ये क्या चीज है भला भाई, जो हमने देखा था ना कि भैया मतलब एंजाइम अपना रेगुलेशन का कैसे होता है। दूसरा तरीका ये, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, मॉडिफिकेशन बन जाता है, फोर्स से फोसोलाइजेशन, एडेलाइजेशन। जब आप पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन पढ़ोगे ना, पोस्ट पीटीएम, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन पढ़ोगे, तब ये नाम आते हैं। ये किसी किसी स्पेसिफिक उस पे मतलब इनका फोसोलाइजेशन स्पेसिफिक अमीनो एसिड पे होगा, मिथलाइजेशन स्पेसिफिक अमीनो एसिड पे होगा। ये वाली चीजें पीटीएम में आती है, वहां पे आपको ये पढ़ना होता है, वहां पे एक बार पढ़ लेना बस। आप तो यहाँ पे याद रखना है कि भैया रेगुलेशन है वो कोवेलेंट बॉन्ड के उससे भी हो सकती है। ठीक, उससे अगला भैया एक जाइमोजन। जाइमोजन कुछ नहीं है भैया, ये इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम है। अभी एंजाइम बड़ा नहीं है, अभी आराम से सो रहा है, वो बड़ा सोने वाले उसको क्या बोलते हैं, जाइमोजन। अभी ये बन गया, उसको क्या बोलेंगे, एंजाइम बोल देंगे। आइसोजाइम, आइसो एंजाइम भी बोल देते हैं, उसकी ये वाली स्पेलिंग भी लिख देते हैं हम भैया, आइसो एंजाइम और आइसोजाइम्स भी, ये वाली स्पेलिंग भी दोनों लिख देते हैं। एक ही एंजाइम की मल्टीपल फॉर्म्स है भाई, एक एंजाइम है अपना, उसकी मल्टीपल फॉर्म्स है, वो एक जगह दूसरा काम कर रहा है, दूसरी जगह दूसरा काम कर रहा है, तीसरी जगह तीसरा काम कर रहा है, सेम रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, बट जो इसकी कंपोजिशन वगैरह होगी या सबस्ट्रेट एफिनिटी वगैरह होगी वो अलग हो जाएगी। सेम को ही वो करेगा, बट उसका जो एंड रिजल्ट है वो अलग बना देगा, या उसकी करने की कार्रवाई, मतलब सेम रिएक्शन है, सेम रिजल्ट, सब कुछ होने वाला है, जस्ट उसकी किस जगह है उस हिसाब से बात करेगा। मतलब एक ये मान लो आपका एक दोस्त है, वो कॉलेज में अलग टाइप से बात करता है, प्लेग्राउंड में अलग टाइप से बिहेव करेगा, थिएटर में जाता तो वहां पे अलग टाइप से, मूवी थिएटर में जा रहा तो अलग टाइप से, और खाने पे जा रहा तो अलग टाइप से। दोस्त अलग है बट उसका बिहेवियर चेंज होता है, तो वो है आइसोजाइम्स। आ गया, सेम कैटालाइज रिएक्शन से करेगा, सेम आपसे बातचीत करेगा, बट अमीनो एसिड सीक्वेंस कंपोजिशन अलग होगी, सबस्ट्रेट एफिनिटी अलग होगी, वीमैक्स वगैरह और रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज वगैरह ये अलग हो सकती है, बट एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। देखो एंजाइम क्या था, हाईली स्पेसिफिक थी, हाईली स्पेसिफिक था तो एक ही उस टाइप से रहेगा ना रिएक्शन वगैरह पे। ध्यान रखना
आपका दोस्त आपसे ही बात करेगा, बट बात करने का तरीका अलग हो जाएगा, जगह देख के मूड चेंज हो जाता है बेचारे का, ठीक है, उसकी गलती नहीं। फिर आता लास्ट में अपना राइबोजाइम्स। देखो अभी मैंने आपको एक हाइपोथेसिस बताई थी कि पहले आरएनए अपना सब कुछ काम संभालता था, प्रोटीन वाला काम भी और जेनेटिक वो मटेरियल वाला काम भी। फिर बाद में उसने डेलीकेट कर दिया, भैया डीएनए तुम अपना जेनेटिक मटेरियल संभाल, ओ भाई तू प्रोटीन तू अपना फंक्शनल और स्ट्रक्चर संभाल, मैं बीच में मजा ले रहा हूँ। बट साइंटिस्ट वगैरह को पता चला कि भैया ये भी एज एंजाइम काम कर सकते हैं। फिर उन्होंने पूरी बात की, फिर देखा तो पता चल गया कि हाँ भाई जो आरएनए है वो भी इसके लिए काम करते हैं, एज ए अपना एंजाइम काम करते हैं। जिसने ये पता लगाया उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। और ये क्या है भैया, आरएनए एज एंजाइम काम करते हैं। Mg2 पॉजिटिव, ये इनको कोफैक्टर चाहिए होता ज्यादातर, और दो टाइप की रिएक्शन है उनको ये मतलब कैटालाइज करते हैं। दो टाइप कौन सी है, क्लीवेज ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो अपने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसको क्लीव करते हैं भाई आरएनएज-पी ग्रुप 1 इंट्रॉन ग्रुप 2 इंट्रॉन्स। एक तो ये कैटेगरी होगी, या अगर आप ध्यान दोगे तो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। दूसरा है सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, जो अपना पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ये भी अपना ये जो सेंट्रल डोग्मा के प्रोसेस है वहां पे रिलेटेड है। और पेप्टाइल ट्रांसफरेज जो काम करते हैं वो अपना क्या है कि भैया पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस में जो हो रही है। तो ये क्या अपने राइबोजाइम्स है, मतलब आरएनए बेस्ड एंजाइम्स है। तो ये था हमारा एंजाइम। एंजाइम सबसे पहले हमने क्या देखा भैया, इंट्रो से स्टार्ट किया। इंट्रो पे भी हमने काफी आरएनए वगैरह की बात की। उसके बाद हमने इसकी इनहिबिशन वगैरह, कैटल एंजाइम यूनिट्स वगैरह की बात की। फिर हमने अपना ये रेगुलेटरी यूनिट्स वगैरह की बात की। लास्ट में जाइमोजन, राइबोजाइम्स और इनकी बात कर ली। कहने की बात है आपको पॉइंट ए से पॉइंट जेड तक सब कवर हुआ है। छोटी मोटी चीजें ऐसी हो सकती है कि रह गई हो, बट मैं अगर आपको बोलूं 100 में से 90 to 95% ये कवर हो गया है, और इतना मोर देन सफिशिएंट होता है किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। कई सालों का एक्सपीरियंस है तब जाके ये चीजें समझ पाए कि कहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ट्राई किया है कि फालतू वाहियात चीजों पे ज्यादा ध्यान ना दिया जाए और इग्नोर किया गया। सेशन पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने यार दोस्तों को जरूर भेजना इसको। और हाँ, ये जो अपनी पीपीटी और इसकी पीडीएफ दोनों चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहां से आराम से डाउनलोड करके प्रिंट करके अपना आराम से नोट डाउन कर लेना है। एक बार ध्यान से पढ़ लेना, आपको आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है, और इससे अलग कुछ नहीं है। तो एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ। थैंक यू।